हाय एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पियर्स फोर्स एंड टॉर्क। मतलब हम ये डिस्कस करेंगे आज कि किसी कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कुछ फोर्स लगाती है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एम्पियर्स फोर्स। ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि कोई लूप है मान लीजिए और उस पर नेट फोर्स 0 आ रहा है, लेकिन उस पर टॉर्क कुछ ना कुछ आएगा। तो फोर्स और टॉर्क जो है पहले दोनों को डिस्कस कर लेंगे, दोनों से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेंगे एंड दोनों से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, यही हमारी प्रिपरेशन ऐसी ही हमें आगे, मतलब हर टॉपिक में हमें ऐसे ही करना होता है कि सबसे पहले उसके फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं। हालांकि अगर ये डिटेल कोर्स होता तो हम और थ्योरी डिस्कस करते, बट बिकॉज ये क्रैश कोर्स जैसा है तो हमारे टॉपिक हो नहीं पाएंगे सारे, इसलिए हम शॉर्ट में ब्रीफ में उसका थ्योरी और ब्रीफ में उसके फॉर्मूले एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स का कितना लगेगा। अब फोर्स का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोई ये इस तरह से कोई कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, ये वायर है, आपने इसमें करंट फ्लो करवा दी आई, तो ये कंडक्टर कैसा हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जैसी भी हो बट मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। जब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और सपोज करो कि ये जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, इस करंट की डायरेक्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ एंगल बन रहा है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में रखी है, करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में है और एंगल इनके बीच में थीटा है। तो होता क्या है कि ये जो वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मूविंग चार्जेस हो गए और मूविंग चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, इसलिए इसके ऊपर फोर्स लगता है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है, मूविंग चार्ज तो हमें पता है फोर्स कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन हम यहाँ पर जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है इसी से ही डिराइव हो जाता है, इसी का ही मतलब इसी से आगे जाके दूसरा फॉर्म डिराइव होता है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के। मान लीजिए ये बहुत लार्ज कंडक्टर है या बहुत बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे सेक्शंस लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका छोटा सा सेक्शन ले लूँ और उसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है, डीएल वेक्टर है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो डीएल वेक्टर है ये हम करंट की डायरेक्शन में ही लेंगे। सो एज फॉर नाउ करंट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारा जो डीएल वेक्टर है वो भी इसी तरह जाएगा। ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी और ये बी की डायरेक्शन हो गई, और जो आई और बी के बीच में एंगल बन रहा था वही डीएल और बी के बीच में एंगल बनेगा, यानी कि थीटा एंगल बनेगा। तो ये जो फोर्स होगा इस डीएल एलिमेंट पे, छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सपोज हम उसे डीएफ कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, करंट डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर हमें कहा जाए कि पूरे कंडक्टर पे कितना लगेगा, तो हम इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन के टाइम में हम ध्यान रखेंगे इस तरह से हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। अब करंट का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि करंट तो सब जगह सेम मिल रही है और बी भी कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किस पे होगा, हमारा डीएल वेक्टर पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक टर्म हो जाएगा और देन क्रॉस बी हो जाएगा। और डीएल इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि इस पूरे वायर की लेंथ होगी। सपोज पूरे वायर की लेंथ हमारे पास L है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा I L क्रॉस B। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कौन सी ध्यान रखनी है वो बता देती हूँ। जब आपने डीएल का इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। आप बीच में से किस रास्ते से होके आए वहां से हमें मतलब नहीं है। तो इसका ये मतलब होगा कि अगर मैंने आपसे, ये तो मैंने जो कंडक्टर बनाया ये छोटा सा था, एक स्ट्रेट कंडक्टर था, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर देखो इस तरह से आपके पास वायर इस तरह से होता, ये दो, ये ए है और बी है, ओके, और इसमें करंट जा रही है मान लीजिए आई, ओके। और अगर आपको ये कहा जाए कि यहाँ से ए एंड बी के बीच में जो ये इसकी इनिशियल पॉइंट आपका मान लीजिए ए है और यहाँ से स्ट्रेट जो डिस्टेंस है, सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये पूरे वायर की लेंथ मान लीजिए एल प्राइम है और ए से बी तक की जो स्ट्रेट लेंथ है वो एल है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, आप सोचिए, आई एल प्राइम क्रॉस बी लिखेंगे या फिर आई एल क्रॉस बी लिखेंगे।
एक्चुअल में देखिए छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होंगे वो तो हम वायर के ऊपर ही लेंगे, और आप सोचोगे कि एक्चुअल जो वायर है उसकी लेंथ तो एल प्राइम है, लेकिन हमें जब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीएल पे तो इनिशियल पॉइंट कहाँ है हमारा, ए पे है, और फाइनल पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, बी पे है। तो ये ए से बी तक का हमेशा डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, ध्यान रखना डिस्टेंस नहीं लेनी है आपको, ये आपको लेना है डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हैं ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो एल प्राइम है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल है। तो ये जो सेकंड वाला आंसर होगा ये करेक्ट होगा। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है दोनों पॉइंट के बीच में, जहां से वायर शुरू हो रहा है उस पॉइंट में और जहां पर वायर खत्म हो रहा है उस पॉइंट पे। अब इसी से अगर मैं आपको ये बोलूं कि अच्छा अब चलो इस पे बताओ, इस पे फोर्स कितना आना चाहिए, ये करंट कैरिंग लूप हो गया, अभी तक लूप नहीं लिया था हमने, अब ये करंट कैरिंग लूप हो गया। जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटीग्रेशन सपोज यहाँ से लोगे ए पॉइंट पर, वापस वायर खत्म हो रहा है ए पॉइंट पर, सो ए से ए डीएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इस कंडीशन में फोर्स हमेशा, तो हमेशा ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप रखा हुआ है तो उस लूप की जो शेप हो चाहे वो कुछ भी हो, उस पे मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 0 आएगा। एक सेमी सर्कुलर आर्क है और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, दिस इज अ लूप। और सपोज हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दी यहाँ पे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फॉर्म यहाँ पे आएगा, 0 आएगा। ध्यान रखना अभी एंगल की बात नहीं हो रही है, अभी तो हम सब जगह क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डीएल को 0 कर रहे हैं, इसलिए फोर्स 0 हो रहा है। अगर इंटीग्रेशन डीएल 0 ना हो तब भी अगर फोर्स हमें 0 करना हो तो और कोई ऑप्शन है क्या, यस, आई एल क्रॉस बी हमारे पास फॉर्मूला आया था। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए, मतलब थीटा आपके पास 0 हो जाए, 180 हो जाए, तो उस कंडीशन में भी फोर्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उस सिचुएशन में हमारे पास लूप होना जरूरी नहीं है, कोई स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है मान लीजिए, उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है। तो मैंने कहा था कि जिस डायरेक्शन में आई होती है उसी डायरेक्शन में डीएल लिया जाता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर डीएल वेक्टर भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, थीटा कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर फोर्स कितना मिलेगा आपको, 0। सिमिलरली अगर करंट को इधर भेज दो, ये आई इधर हो गया, और अगर आपके पास बी इधर है तो एंगल कितना हो गया, 180। तो यहाँ पर भी डी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अच्छा, सो यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम, एक क्वेश्चन देखिए ये वाला, सपोज आपके पास, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ओके ये देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द प्लेन यूनिफॉर्म है, इस तरह का वायर आपको दिया हुआ है जिसकी पहले स्ट्रेट सेक्शन है, फिर सर्कुलर सेक्शन है, फिर स्ट्रेट सेक्शन है, उनकी लेंथ भी आपको दिया हुआ है, टोटल फोर्स हमें बताना है। अभी इस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि लेंथ और बी के बीच, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है आई, यहाँ पे ये सब जगह का आई करंट है, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी यहाँ पे होगा। तो टोटल लेंथ देखिए इनिशियल पॉइंट से यहाँ हो रहा है, इनिशियल पॉइंट ए पे और फाइनल पॉइंट आपका है बी पे। वायर की लेंथ हमें ए से बी तक देखनी है, तो ए से लेके सपोज दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ए से लेके सी तक तो हमें पता है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ये आर लेंथ ही लेनी पड़ेगी। तो ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ है मैग्नीट्यूड एल, देखिए ये आपके पास हो जाएगा आर प्लस, अब ये जो सेमी सर्कुलर वाला पार्ट है इसका मैंने आपको बता दिया था कि हालांकि ये इस तरह से घूम रहा है लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, तो हमें सी से लेकर डी तक की स्ट्रेट लाइन लेनी है। अब अगर इसकी रेडियस आर है तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस भी आर होगी और ये डिस्टेंस भी, सो सी डी इसका क्या हो गया, डायामीटर हो गया, तो 2r हो जाएगा। फिर डी भी आ जाएगा आपके पास, वो भी कितना आर है, तो कितना हो जाएगा 4r। अब हमें एंगल देखना पड़ेगा एल और बी। तो देखो लूप जो है वो स्क्रीन के प्लेन में रखा हुआ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखी हुई है। सो थीटा अपने आप कितना हो गया, 90। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये जो फोर्स आएगा वो हमारे पास आएगा आई, एल की जगह आ जाएगा 4r और बी, सो 4IRB। ये जो फोर्स होगा उतना फोर्स यहाँ पे आपको रखा हुआ मिल जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। आगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी और करेंगे, वो जो अपन लास्ट में करते हैं। लेकिन अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के क्लोजली रखे हुए हैं, पास में रखे हुए हैं और एक दूसरे के पैरेलल है, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल
करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसका मतलब है ये देखो, एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है और इसमें मान लीजिए I1 करंट जा रही है, इसी के पैरेलल दूसरा वायर रखा हुआ है जो इस भी इनफाइनाइट लेंथ है और उसमें करंट I2 जा रही है, लेकिन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है। ध्यान रखना, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है, इसकी डायरेक्शंस जो निकालनी है। अच्छा, मैंने आपको ऊपर जो डायरेक्शन है वो बता दी है। यहाँ पे देखो, ये I L क्रॉस भी बताया है, सो जाहिर सी बात है ये जो F होगा वो इस L के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो हम क्या सिचुएशन करते हैं, एक बार निकालते हैं। पहले बात, दोनों के बीच में फोर्स क्यों लगेगा, तो सबसे पहले मान लीजिए सिर्फ I1 पे फोकस करो, है ना। ये I1 जो करंट है ये इस वायर में फ्लो हो रही है, तो हमें पता है कि फोर्स कौन लगाता है, फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड लगाती है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही होगी, इस I2 वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। तो सबसे पहले इस I2 वाले वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो ये जो I2 है इसमें अपना थंब कर लीजिए और अपनी फिंगर्स को कर्ल कराइए, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी इसकी, करेक्ट। तो जिस लोकेशन पे I1 रखा हुआ है उस लोकेशन पे भी इसका सर्कल ऐसा बनेगा। ये देखिए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसी बन रही है, किसकी, I2 की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये I1 की तरफ आ रहा है, जब आप घुमाते घुमाते, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, ठीक है। तो जब ये ऐसे घूमती हुई आ रही है, तो जिस वक्त आप I1 पे पहुंचे हो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं जो स्क्रीन के बाहर निकल रही है या नहीं। जो जो मैंने नीले रंग से, ब्लू कलर से सर्कल बनाया, उस सर्कल के पीछे अपनी फिंगर्स लेके जाओ, आपकी फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो जब आप I1 पे हो तब आपकी जो फिंगर्स है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है कि नहीं, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे होगी। इसे हम B2 बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि ये I2 की वजह से आया, तो ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो अब आपका I1 ऐसे रखा हुआ है, राइट, आपका DL भी डायरेक्शन यही होगी और मैग्नेटिक फील्ड है आपकी आउट ऑफ द प्लेन। तो जल्दी से फोर्स की डायरेक्शन निकालिए। फोर्स होता है IL क्रॉस B, एक बार इसको DL ले लो, चलो DL क्रॉस B। DL मैंने कहा था कि I की डायरेक्शन में होता है। करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है वायर में। ध्यान रखिए यहाँ I2 नहीं लेना है, क्योंकि I2 का काम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना था। अब फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, I1 वाले वायर पे। तो I1 तो करंट हो गई, और DL की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो सेम करंट की डायरेक्शन है वही आपके पास DL की डायरेक्शन होगी। अब आप खुद देखिए, राइट हैंड थंब रूल वाला देखिए, आप हमें क्या करना है, हमें DL वेक्टर को B की डायरेक्शन में मोड़ना है, B की डायरेक्शन में मोड़ना है। तो DL वेक्टर पे अपने चारों फिंगर्स ऐसे रख लीजिए और स्क्रीन के बाहर उसको घुमाइए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ रही है B2 वो स्क्रीन के बाहर है। ये ऐसी सिचुएशन हो रही है आपके पास, ये ऐसी है और ये स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रही है B2। तो अब आप इस DL वेक्टर को स्क्रीन के बाहर की तरफ मोड़ोगे तो आपका थंब किधर जा रहा है, आपका थंब इधर आएगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, राइट। तो आप इसे 1 2 लिख लेते हैं, क्योंकि ये 1 पे लग रहा है 2 की वजह से, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी आई है, इधर लगेगा। सेम चीज आप I2 के साथ अब आप खुद करके देखना। I1 एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जो कि I2 पर फोर्स लगाएगी और उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो जो दोनों वायर है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन में आएंगे, ध्यान रखना। तो जब दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर I1 इधर फ्लो हो रही है और I2 ऑपोजिट है तो ध्यान रखना रिपल्शन होगा। ये DF1 इधर जाएगा और ये DF2 इधर जाएगा, 2 1 इधर चला जाएगा, 1 2 इधर आएगा, ये रिपल्शन है। तो ये डायरेक्शन कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। अच्छा, अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे अगर इसका छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे DL, और इसका भी हमने छोटा सा सेक्शन लिया DL, क्योंकि तो इनफाइनाइट लेंथ के हैं तो हम तो लेंथ पूरी ले ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर छोटा सा सेक्शन लेंगे, तो जो DF12 है इसका मैग्नीट्यूड और DF21 इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड सेम आता है और ये आता है म्यू नॉट I1 I2 DL अपॉन 2 पाई D, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की दूरी होती है D, इतना फोर्स। और अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाए, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाए तो इसे DL से डिवाइड कर दो। उस कंडीशन में सपोज हम यहाँ पे उसे F12 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो, या F21 से, तो ये हो जाता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। रिपल्शन अट्रैक्शन की कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये इतना फोर्स लगेगा पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर।
सो सिंपल सी चीज़ है, आपको एग्जांपल के लिए मान लीजिए कुछ नहीं, ये जो डेटा होगा वो डेटा मिल जाएगा। सो ये हमारे पास फोर्स का हो गया, क्वेश्चन सभी कर लेंगे। जल्दी से एक बार टॉर्क को समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। टॉर्क का मतलब क्या होगा, हमें पता है कि अगर हमने कोई भी लूप रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो लूप पर डेफिनेटली फोर्स जीरो होगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, जीरो। तो ऐसी कंडीशन में सपोज आपके पास इस तरह से कोई लूप रखा हुआ है, देखो ये लूप रखा हुआ है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड इसी लूप के प्लेन में है। ये जो लूप है इसी लूप के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में इसी लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप ऐसे रखा हुआ है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले फोर्स निकालना है, और फिर बाद में हमें पता है नेट फोर्स जीरो आएगा, लेकिन अगर हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क के लिए देखना पड़ता है कि दो मतलब फोर्स ऐसे लगने चाहिए जो कि एक पेयर बना रहे हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ हो, क्योंकि टॉर्क की डेफिनेशन आप लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर कभी पढ़ी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस लूप को 4 साइड्स में डिवाइड करते हैं, ओके, और हम डायरेक्शन ऐसी कंसीडर करेंगे कि ये डायरेक्शन हम एक्स लेंगे, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो हम एक्स डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। स्क्रीन के अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर की तरफ डायरेक्शन मान लीजिए हमारी वाई है, और स्क्रीन के ही प्लेन में ऊपर की डायरेक्शन हमने जेड ली हुई है। ये हम डायरेक्शंस कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहले इस लूप की 4 साइड्स बनाइए, ठीक है। तो वो 4 साइड्स मैं बना देती हूँ यहाँ पे। सपोज ये मेरी पहली साइड है, ये दूसरी साइड हो गई, और ये तीसरी साइड हो गई, और ये फोर्थ साइड हो गई। ये 4 हमारी साइड्स हो गई। एंड हमारे पास ये रेक्टेंगुलर लूप है, जिसकी ये वाली लेंथ हमारे पास ए है और ये वाली लेंथ हमारे पास बी है। हमें चारों साइड्स पर एक एक करके फोर्स निकालना पड़ेगा, और उन चारों फोर्सेस का टोटल हमें पता है कि जीरो आएगा, लेकिन हम पहले चारों की डायरेक्शन देखते हैं। जो लूप रखा हुआ है वो एज यू कैन सी स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट साइड पे देखिए, करंट हमने फ्लो करवाई है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये करंट है, आई ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट को फोकस करते हैं, तो फर्स्ट लूप, फर्स्ट साइड ऐसे है और उसमें करंट ऐसे है, और इसी के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, इसी के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है। सो एज यू कैन सी थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है। केस में ऊपर करवा चुकी हूँ, एक ही लाइन में आई है, पीछे की तरफ जा रही है, और बी, ये फर्स्ट साइड की बात हो गई। इसी तरह थर्ड साइड जो है उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के पैरेलल रन हो रही है। सॉरी, यहाँ पर थीटा 180 है, यहाँ पर थीटा 180 डिग्री है, यहाँ पर थीटा 0 है। तो यहाँ पर F1 तो आपके पास 0 हो जाएगा और F3 भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये तो फोर्स ऑलरेडी 0 आ रहे हैं। अब हम F2 और F4 निकालते हैं। सो F2 की बात करते हैं सबसे पहले। अब ये देखिए सेकंड वाले पे बात करते हैं। सेकंड वाला वायर ऐसे रखा हुआ है, अब ये रखा हुआ आपको ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ध्यान रखना। एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए डायग्राम में, देखिए सेकंड नंबर वाला साइड जो है वो स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ है उसका डीएल वेक्टर। सो डीएल वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है। सो अपने राइट हैंड से डीएल वेक्टर को बी के साइड में घुमाओ, आपका थंब ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन पे ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स, सपोज हम इसे कह देते हैं F2। इसी तरह से जब फोर्स में करोगे, यहाँ पर तो थीटा 90 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है तो प्लेन के अंदर है, जबकि लूप आपका रखा हुआ है प्लेन के बाहर की तरफ रखा हुआ है, तो ये थीटा 90 है, ध्यान रखना। ओके, नाउ हमारे पास, क्योंकि ये जो डायरेक्शंस है हमारे पास ये वाई डायरेक्शन में रखा हुआ है, जो साइड 2 है और साइड 4 है वो वाई डायरेक्शन में है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी एक्स डायरेक्शन में है। फोर्थ के अंदर अगर निकालोगे तो फोर्थ के अंदर आपका डीएल वेक्टर इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर है। सो डीएल को बी की साइड में मोड़ो, आपका थंब नीचे जाएगा। सो फोर्थ वाली साइड पे क्या हो रहा है, थंब नीचे की तरफ आ रहा है, ये F4 है। अब वैसे तो F2 और F4 का मैग्नीट्यूड आपके पास सेम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो F2 कितना होगा, F2 होगा करंट कितनी जा रही है I, थीटा इसमें भी 90 है, थीटा इसमें भी 90 है, ये हमारे पास आ जाएगा I। ओके, एंड डायरेक्शन हमने ऑपोजिट देखी रखी है। सो हमारे पास लेंथ कितनी है, 2 वाले की भी A है, 4 वाले की भी A है, तो लेंथ आ जाएगी A और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B, तो IA भी है। सिमिलरली F4 है, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है
IAB, लेकिन एज यू कैन सी F2 ऊपर जा रहा है, F4 नीचे आ रहा है, तो फोर्स इनका कैंसिल आउट हो रहा है। सो यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो तो 0 आ रहा है, और वो आना भी चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही बोला था लूप जो होगा उसका नेट फोर्स 0 आएगा। लेकिन टॉर्क बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि इस लूप को लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर उठाया जा रहा है और राइट हैंड साइड से नीचे डाला जा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, ये लूप इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन करने लगेगा। इसकी टेंडेंसी क्या हो रही है, रोटेशन करने की हो रही है, और इस वजह से यहाँ पर टॉर्क का कंसेप्ट आ गया। अब हमें ये टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, यानी कि जो फोर्स आप ले रहे हैं उन दोनों फोर्सेस में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और क्रॉस का मतलब है उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। सो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ये दोनों फोर्स जो हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज यू कैन सी कितनी है, ये B दिया हुआ है, पता है ना। एक फोर्स ऊपर ऐसे जा रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे नीचे आ रहा है, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लूप हमें पता है, लूप रखा हुआ है, उसकी लेंथ B है, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा IAB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है B, तो टॉर्क की वैल्यू ये हो जाएगी। तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा IAB एंड B। अच्छा AB क्या है, क्या AB इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया है, यस, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो B और इसकी जो विड्थ है वो A है, तो ये एरिया हो जाएगा। सपोज हम इस एरिया को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, एंड टॉर्क का जो ये I इंटू A जो होता है, करंट इंटू एरिया, तो किसी भी लूप में अगर I करंट फ्लो करवा रहे हो और उसका एरिया सपोज करो A है, तो I इंटू A को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये ध्यान रखिएगा, इसे कई बार m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कई बार म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो एरिया की डायरेक्शन होती है। तो ध्यान रखना m इज इक्वल टू हम लिखेंगे IA, तो जो एरिया की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। और एरिया की डायरेक्शन हमेशा कैसे ली जाती है, कोई भी प्लेन जिसका एरिया वेक्टर आपको लेना है वो हमेशा उस प्लेन पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो I का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है m क्रॉस B। ये टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ। हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उससे पहले जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एनर्जी हमने इलेक्ट्रिक केस में पढ़ी थी, वैसे ही एनर्जी दे देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी आपने लिखी थी U इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, माइनस का P डॉट E, तो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ। यहाँ पर जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, यहाँ पर हमारे पास सेम वही सिचुएशन होगा, माइनस बस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो म्यू लिखो या m लिखो, मतलब सपोज हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो I इंटू A होगा उसकी वैल्यू, तो माइनस का म्यू वेक्टर डॉट B वेक्टर, ठीक है। सो माइनस का म्यू B कॉस थीटा। किसी भी एंगल पे अगर कोई आपके पास लूप रखा हुआ है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे रखा हुआ है, तो ये जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी ये होगी। और इसका कंसेप्ट जो है वो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में समझा रखा है, थीटा एंगल से रोटेट करने के लिए, या जब टॉर्क लगता है तो टॉर्क वाला वो डिटेल से देख लेना, फॉर्मूला बाकी सेम टू सेम है, सिर्फ मोमेंट की वजह से चेंज हुआ है हमारे पास। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं टॉर्क निकालने का तरीका, है ना। तो सपोज देखो आपके पास एक डिस्क है, इस तरह से डिस्क दी हुई है, और ये उस डिस्क की एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट ये नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग डिस्क जिसका सिर्फ एक सरफेस है, और उस एक सरफेस पे आपको चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओनली ऑन वन साइड। ऊपर मान लो ऊपर वाला सरफेस जो है वो सिग्मा चार्ज डेंसिटी से चार्ज किया हुआ है, खुद की एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है। आपको बताना है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है एक तो, एंड सेकेंड आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट कितना है इसका। इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही होगी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले करेंगे कैसे, देखो उल्टा जाओ, आपको निकालना है
ये सर्कुलर शेप में, ये जब घूमेगी, राइट, ये जब घूमेगी तो ये चार्ज घूमेगा। यानी सपोज आपके पास ये डिस्क थी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो करंट फ्लो होगी, क्योंकि मूविंग चार्ज क्या होता है, करंट होता है। सो करंट आएगी। और हमें पता है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझे, तो आप बोलेंगे कि बी का फॉर्मूला जो होगा वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसकी रेडियस मान लीजिए r है, ये होता है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, आपके पास r तो है, आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए। अच्छा, करंट का फॉर्मूला फिर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे करंट के फॉर्मूले के लिए बोल देंगे कि करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। एक पूरा राउंड कवर करने में Q चार्ज को कैपिटल T टाइम लगता है, तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T या फिर dQ/dt, राइट। तो हमें करंट के लिए क्या चाहिए होगा, Q चाहिए होगा। तो बस यही हमारा की पॉइंटर, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक छोटी सी रिंग लेंगे जिसकी रेडियस हमारे पास, ये मैंने सर्कल नहीं बनाया मुझसे, ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल r है और इसकी जो थिकनेस है वो dr है, काफी पतली थिकनेस लेनी है। तो ये जो शेडेड वाला पार्ट है ये हमारा रिंग एलिमेंट है। तो इसका एरिया कितना होगा बताइए, इसका एरिया कितना होगा, 2πr/dr। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दिया है, सिग्मा, इसका मतलब है कि यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा। तो 2πr/dr एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2πr/dr, और इसे हम बोल देते हैं dq। ये हमारा चार्ज आ गया। और ऑब्वियसली बात है कि जब वो घूम रही है तो पूरा टाइम पीरियड लगेगा, हमें ओमेगा दिया है, अगर ओमेगा दिया है तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/ओमेगा। तो हमारे पास चार्ज आ गया उस रिंग का और टी है, तो हमारे पास करंट आ जाएगी। लेकिन इस करंट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमने पूरी डिस्क नहीं लिया है, सिर्फ एक एलिमेंट लिया है। तो चार्ज हमारा है सिग्मा इंटू 2πr/dr, और टी का फॉर्मूला हो जाएगा 2π/ओमेगा। तो 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा ओमेगा r/dr। ये हमारी करंट हो जाएगी। ओके, हमारी करंट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास एक ऐसा मतलब सेक्शन है जिसकी रेडियस r है और उसमें हमारे पास di करंट फ्लो हो रही है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट, करंट कितनी है di/2, और हमारे एलिमेंट की रेडियस कितनी है 2r। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2r, डी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ओमेगा r/dr। अब यहाँ पे r से r कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा dr। ये dB है, हमें पूरी डिस्क की वजह से चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। किस पे इंटीग्रेशन हो रहा है, स्मॉल r पे। स्मॉल r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से कैपिटल R। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा इंटू r। बाई 2 भी चल रहा है, सॉरी बाई 2 भी चल रहा है, ये लीजिए बाई 2, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, जो होता है वो होता है करंट इनटू एरिया, ठीक है। तो हमारे पास डी म्यू ले लेते हैं क्योंकि जो एलिमेंट हमने लिया है सबसे पहले उसका निकालते हैं, उसमें करंट फ्लो हो रही है डी और उसका एनक्लोज्ड एरिया कितना होगा, ये देखो हमारी आर रेडियस की रिंग थी तो इसका जो एरिया होगा ये कितना है, साफ साफ पता चल रहा है कि एरिया कितना है πr²। तो ये हो जाएगा πr²। करंट डी की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, डी हमारे पास कितना आया था, सिग्मा ओमेगा r/dr, और साथ में हमारा कितना हो जाएगा πr²। तो सिग्मा ओमेगा r³ पाई भी है dr, और ये हो जाएगा रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हमें पूरा चाहिए तो क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो 0 to r में, तो ये हमें मिल जाएगा पाई सिग्मा ओमेगा r³ का इंटीग्रेशन होता है कि r⁴/4, तो ये आ जाएगा r⁴/4। ये मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल जाएगा। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल करते हैं, देखिए देखो सपोज आपके पास एक स्फेयर दिया है ना, स्फेयर है, ये सॉलिड स्फेयर है और इस पे वायर लपेटे हुए हैं, इस तरह से इस पे वायर लपेटे हुए हैं सीधे सीधे, और उन सारे वायर में करंट फ्लो हो रही है आई, रेडियस इसकी आर दी हुई है आपको।
ओके, नाउ इसका जो डेटा है m इज इक्वल्स टू 5 kg, करंट इन वायर्स में फ्लो हो रही है 2। ये पूरे सॉलिड स्फीयर के इस तरह से चारों तरफ सर्कुलर शेप में लपेटे हुए हैं। जाहिर सी बात है, एक स्फीयर लोगे और उस पर अगर वायर लपेट दोगे तो उस वायर का शेप कैसा आएगा? वायर का शेप आएगा सर्कुलर, ठीक है। और वो इस स्फीयर के एकदम ऐसे क्रॉस सेक्शन में जो सर्कल बनता है ना, ऐसे स्फीयर होगा तो ये वायर ऐसा दिखेगा, इसके परपेंडिकुलर सर्कुलर शेप में। इसमें आई करंट फ्लो होगी, पीछे से निकलेगी आई, फिर आगे से आपने वायर ऐसे किया, इस तरह से लपेटे हुए हैं, इस तरह से लपेटे हुए वायर है, ठीक है। और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10 टेस्ला। ओके, नाउ हमें बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय स्फीयर। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? मतलब ये अपने आप इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वजह से ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना लगेगा। देखो, दिखने में अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू क्रॉस बी। सबसे पहले आप यहाँ पर एक वायर जो है, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे टर्न्स बन रहे हैं, है ना, और टर्न्स भी हमें दिया है, n इज इक्वल्स टू 10 टर्न्स। एक टर्न की बात करो सबसे पहले। अगर एक टर्न की बात करते हैं तो स्फीयर अगर ऐसा है तो वायर ऐसा दिखेगा, ये एक टर्न हो गया और इसमें करंट ऐसे जा रही है। तो स्फीयर को भूल जाओ, सिर्फ वायर को ध्यान रखो। वायर सर्कुलर शेप में है तो इसका जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो किधर आ रहा है? एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, तो म्यू वेक्टर भी इधर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया है, तो जल्दी से बता दो एंगल कितना बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल हमारा बन रहा है 90 का। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं। सपोज दिस डायरेक्शन इज एक्स और जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो हम वाई ले लेते हैं एक बार के लिए। सो म्यू हमारे पास कितना होता है? हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए, लेकिन बिकॉज हमारे पास कितने सर्कल है? वैसे 10 सर्कल बन रहे हैं, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा NIA, ठीक है। अब ये म्यू वेक्टर किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है, और ऊपर कौन सी डायरेक्शन ली है? जे, तो ये हो जाएगा जे कैप क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैप में। और जे क्रॉस आई कितना होता है? जे क्रॉस आई होता है माइनस का के, तो ये हो जाएगा NI। ए की वैल्यू कितनी होगी? एरिया कितना होगा? इस सर्कल का एरिया कितना होगा? अगर ये स्फीयर के चारों तरफ लपेटा हुआ है तो स्फीयर की रेडियस का ही सर्कल बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बी माइनस के कैप, ये हो जाएगा। तो देखिए, आई होप तो क्लियर है। और आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जिस तरह से F इज इक्वल्स टू एम ए होता है उसी तरह से टो इज इक्वल्स टू आई एल्फा होता है। ये फोर्स, ये टॉर्क, ये मास, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी टो अपॉन आई। टो की वैल्यू हमारे पास है माइनस का NI पाई आर स्क्वायर बी के कैप अपॉन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जाहिर सी बात है, जब स्फीयर घूमेगा तो खुद की एक्सिस के अबाउट घूमेगा, और खुद की एक्सिस के अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। सो बस ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इतना होगा। अब इन सारी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो हमें दी हुई है, इसलिए हमें करने की जरूरत, उसको वापस से सॉल्व करने की जरूरत हमारे पास उसको नहीं है। ओके, सो ये चीज हमारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, है ना। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। In the given figure, X and Y are two long straight parallel conductors, each carrying current 2 ampere, and okay, the force on each conductor F when the current in each is changed to 1 ampere and reversed in direction, the force on each is now. अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। देखो, हमें पता है पैरेलल कंडक्टर्स का जो फोर्स होता है वो हमने फॉर्मूला भी देखा था, कितना था? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई टी। क्या क्या चेंज नहीं होगा? म्यू नॉट चेंज नहीं होगा, 2 पाई चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज किया है क्या? डिस्टेंस चेंज नहीं किया है। तो F किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारा? I1 I2। तो F1 यानी इनिशियल कंडीशन में F1 आपका समझ लीजिए इनिशियल वैल्यू है। I1 I2 कितना है? 2 इंटू 2, दोनों में करंट 4 है तो सपोज कर लीजिए इसको 4 आ जाएगा। और F2 कितना है आपके पास? दोनों में करंट 1 कर देंगे
तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 1। तो हमें क्या बोलना है, करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ साइड सी बात है F/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रेशियो हमें लेना है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा F/F2, F1/F2 कितना हो जाएगा 4/1, है ना। हमें पूछा है कि बाद में फोर्स कितना होगा, यानी F2 पूछा है, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी F1/4। अब वो A ऑप्शन और D ऑप्शन दोनों में दिया है। अच्छा, करंट रिवर्स किया, करंट रिवर्स दोनों में किया, ध्यान रखना। तो अब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि इसमें करंट ऐसे जा रही है और इसमें करंट ऐसे जा रही है। मैंने आपको बोला था कि दोनों वायर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन होता है। तो पहले भी दोनों में सेम डायरेक्शन में थी, बस वो डायरेक्शन ऐसी थी तो अट्रैक्शन था। अभी दोनों में ही रिवर्स कर दिया तो दोनों में ही करंट सेम डायरेक्शन में रह गई, यानी अभी भी अट्रैक्शन रहेगा। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, पहले भी अट्रैक्शन था और अभी भी अट्रैक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है और बस मैग्नीट्यूड F1/4 हो गया है। सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, F/4 हुआ है बट अनचेंज्ड इन डायरेक्शन। ओके, two long parallel straight wires carrying current 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter। तो ये आपके पास दो वायर है, दोनों में सेम जा रही है, ठीक है। I1 की वैल्यू आपके पास है 8, I2 की वैल्यू आपके पास है 5, सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है D, ये D हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, वायर ए की, यानी ए वाला वायर है, इसके 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो डीएल है, डीएल आपके पास कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दिया है। और मैंने बताया था कि डीएल के ऊपर फोर्स कितना लगता है, म्यू नॉट I1I2/2πd इंटू डीएल। तो आपके पास डीएल की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, यूनिट में आप कन्वर्जन कर लीजिएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या नहीं भी करो तो ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डी 4 सेंटीमीटर दिया है, म्यू नॉट हमारे पास 4π इंटू 10⁻⁻7 होता है, और I1I2 आपको 8 और 5 दिया है, वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ऑल्सो ये जब न्यूमेरिकल इसका आंसर देखोगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, बट डायरेक्शन यहाँ देखो ए और बी में सेम मैग्नीट्यूड दिया है, तो इसमें आपके पास डायरेक्शन कैसे निकालोगे, बिकॉज उन दोनों में सेम डायरेक्शन दिया है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा नॉर्मल टू बी टूवर्ड्स ए। अब देखो ये वाला जो फोर्स होगा, हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था ना, ऐसा वायर लिया था, हमें ए पे पूछा है, ए पे पूछा है तो ए पे इस डायरेक्शन में था, तो जो नॉर्मल बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए टू बी बन रहा है। ए पर फोर्स पूछा है हमें, तो ये राइट हैंड साइड में बन रहा है, तो जो नॉर्मल है वो ए से शुरू हो रहा है और टुवर्ड्स बी की तरफ जा रहा है, तभी तो वो अट्रैक्शन लगेगा, है ना, ए पर पूरा है, इसलिए आंसर कौन सा होगा, बी होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो कैसे होती है, हमें पता है एन से स्टार्ट होती है और एस पे जाती है बाहर, तो और अंदर कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। सो आपके पास ए ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि अंदर लाइनें नहीं है, इसमें भी अंदर लाइनें नहीं है, इसमें अंदर और बाहर सेम है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें, हमेशा क्लोज लूप में बनाती है। एंड एज यू कैन सी जेई का क्वेश्चन है, तो ये एन से स्टार्ट होके एस की तरफ जाएगी और अंदर की तरफ ऐसे जाएगी, सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो, अ वायर ऑफ मास 100 ग्राम कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये x की वैल्यू जा रही है -2 से +2। द वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिस एंड ग्रेविटी फ्री रीजन, एक्सेलरेशन ऑफ द वायर। देखो आपको इस तरह से एक वायर दिया है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही बनता है, पैराबोलिक, ठीक है। तो ये y डायरेक्शन हो गई हमारी और ये x डायरेक्शन हो गई, और कह रहा है कि इसकी जो लिमिट जा रही है वो x इज इक्वल टू -2 से x इज इक्वल टू +2 तक जा रही है, ठीक है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है यहाँ पे, ये x डायरेक्शन है, x और y में तो रिलेशन दिया ना, इसलिए पता है कि एक्स वाई प्लेन में बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दिया है 0.02 k, z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया है। अभी हमें पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो हमें पता है कि f इज इक्वल टू ma होता है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, F/m, और मास तो हमें दिया है 100 ग्राम, तो हमें सिर्फ फोर्स चाहिए इसके ऊपर, और फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, I/L×B, और हमें पता है यहाँ पर जो लेंथ होती है वो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट अगर आपका A है और फाइनल पॉइंट आपका B है, तो आपको पैराबोलिक लेंथ लेने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट A से B तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए,
और ये लेंथ हमें L लेनी पड़ेगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही होता है। एंड एज यू कैन सी अगर ये -2 है और ये 2 है तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस हुई 4। ओके और हमें कहा ही जा रहा है कि ये टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग एक्स लेना है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग एक्स, यानी कौन सी डायरेक्शन में लेना है, आई कैप में। तो एल की वैल्यू आपके पास, आई तो करंट रहने दीजिए, एल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है 0.02 के कैप, और आई क्रॉस के कितना होता है, माइनस का जे होता है। आई की वैल्यू हमें दिया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर तो 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो माइनस 0.16 जे कैप, ये आ जाएगा फोर्स। एक्सेलरेशन हो जाएगा F बाय एम, तो ये हो जाएगा माइनस 0.16 जे कैप अपॉन मास 100 ग्राम दिया है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस 1.6 जे कैप। ठीक है, माइनस 1.6 जे कैप ए ऑप्शन में है। देखिए, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरीज अ करंट I, अनदर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r which is very less than capital R carries a current small I and is placed at the center of larger loop. The plane of two circles are at right angle to each other. Find the torque acting on the smaller loop. क्वेश्चन को समझते हैं, क्या दिया है मैं पिक्चर ड्रॉ करती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें एक लार्जर लूप दिया है, उसमें करंट फ्लो हो रही है I और उसकी रेडियस है R। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं इसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2R। यहाँ सेंटर पे एक बहुत छोटा सा लूप रखा हुआ है, लेकिन अगर ये बड़ा वाला लूप आपने स्क्रीन के प्लेन में बनाया है तो छोटा वाला लूप जो है स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है। उसकी रेडियस है आपके पास स्मॉल r और उसमें करंट आपके पास जा रही है स्मॉल आई। तो हमें पूछा जा रहा है कि टॉर्क कितना होगा स्मॉलर लूप पे। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, क्रॉस बी। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा उसके अंदर खुद के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है आई, और उसके अंदर तो स्मॉल आई करंट फ्लो हो रही है, उसका खुद का एरिया जो कि कितना होगा पाई आर स्क्वायर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमें लेनी पड़ेगी जिसमें वो रखा हुआ है, और वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो बाहर वाले लूप ने क्रिएट की, और बाहर वाले लूप ने ये वाली क्रिएट की, तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ठीक है, और एग्जैक्ट यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि बिकॉज दोनों के लूप परपेंडिकुलर हैं तो जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, तो थीटा 90 होने की वजह से आप सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, म्यू नॉट पाई स्मॉल आई कैपिटल आई आर स्क्वायर अपॉन 2R। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देखिए म्यू नॉट पाई आई कैपिटल आई आर स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है 2R आ रहा है, तो 2R इसमें आ रहा है, देखो सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड स्मॉल m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट को सपोज म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को एल से। तो सबसे पहले म्यू की वैल्यू निकालते हैं। म्यू हमारा होता है, देखो करंट इनटू एरिया। करंट हमारा होता है, हमें पता है कि चार्ज अपॉन टाइम, और एरिया होता है पाई, सपोज उसकी रेडियस मान लीजिए आर है, क्योंकि रेडियस आर दिया है, सपोज क्यों करें आर ही है, तो पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा। और टाइम पीरियड हमें पता है कितना होता है, क्यू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें ओमेगा दिया है टी नहीं दिया, तो टी कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ रहा है क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, ये तो म्यू आ गया। एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है आई ओमेगा होता है, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अगर एक एक्सिस के अबाउट में r डिस्टेंस की रेडियस के सर्कल पे कोई q चार्ज वाला पार्टिकल घूम रहा है जिसका मास m है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर आता है, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा। तो l आ गया और म्यू आ गया, तो हमें म्यू बाय एल लेना है, रेशियो लेना है, तो म्यू बाय एल आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2mr स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, ये आ रहा है क्यू बाय 2m। तो ये जो रेशियो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली क्यू एंड एम पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल PQ हैज 2 अर्न टर्न्स
एरिया 2a कैरीज अ करंट 2i, फिगर में दे रखा है। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज एट 60 टू अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स पूछा है। तो सबसे पहले आपको, हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है म्यू क्रॉस बी। इस म्यू की डायरेक्शन सेम एरिया की डायरेक्शन होती है। एरिया की डायरेक्शन अगर आपको डायग्राम से समझ में ना आए तो आप ये देखना, आपको क्या दिया है, द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी कि मान लीजिए कॉइल का प्लेन ये है इस तरह से, इसके प्लेन के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बन रहा है, प्लेन के साथ में अगर 60 बन रहा है, प्लेन के साथ में अगर 60 बन रहा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ में कितना बनेगा, मतलब जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर लूप रखा हुआ है, ये देखिए ये प्लेन है, राइट। अगर ये प्लेन इसी डायरेक्शन के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए आपके पास, मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाती हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के साथ में बी का एंगल का मतलब ये वाला एंगल दे रखा है आपको, ठीक है। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज एट 60, यानी प्लेन जो है वो 60 के एंगल पे है, जबकि एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सो अगर ये एंगल 60 है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल कितना बना, 30 बना, राइट। और हमें जो थीटा लेना होता है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेना होता है, यानी आपको 60 दिया हुआ है क्योंकि ये तो प्लेन बना रहा है, जबकि हमें कितना चाहिए, नॉर्मल के साथ एंगल चाहिए। तो हमारे केस में थीटा हमें कितना लेना पड़ेगा, 30 लेना पड़ेगा, 60 नहीं लेना है, राइट। और हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है टॉर्क का फॉर्मूला, तो बस इसमें रखो, सबसे पहले म्यू का वैल्यू निकाल लो, म्यू होता है करंट इनटू एरिया, राइट। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है तो एन आई ए, ये हमारे पास म्यू ए होता है, तो एन कितना दिया है 2n, आई कितना है 2i, और एरिया कितना है 2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8NIA, ये तो म्यू ए हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है बी, रहने दो, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू बी साइन थीटा, म्यू का मतलब 8NIA म्यू बी साइन थीटा, साइन कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज हमें कॉस में दिया है यहाँ पे, साइन 30 का वैल्यू बिल्कुल वही होता है जो कॉस 60 का होता है, तो दैट कैन बी रिटन एज 8NIAB cos 60। सो cos 60 किस में है, बी ऑप्शन में है, देखो साइन 60 नहीं हो सकता, साइन 60 इसमें भी साइन 60 दिया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द स्क्वायर लूप ABCD कैरिंग अ करंट I इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, द लूप कैन रोटेट अबाउट x प्राइम, x प्राइम ये है, x प्राइम ये है, इसको सेंटर पे रखो तो इसके चारों तरफ ये रेक्टेंगुलर लूप ऐसे घूम सकता है, स्क्वायर लूप सॉरी। द प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ बी। अब ध्यान रखना प्लेन बना रहा है, तो देख पा रहे हो ना, ये रहा प्लेन, शेडेड वाला रीजन जो है ये प्लेन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन देखो जेड में जा रही है, और इन दोनों के बीच में यहाँ एंगल थीटा दिया आपको। एंड थ्रू व्हाट एंगल विल द लूप रोटेट बाय इटसेल्फ बिफोर द टॉर्क ऑन इट बिकम्स जीरो। टॉर्क कब जीरो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको बताया है म्यू क्रॉस बी, और ये म्यू होता है आई इंटू एरिया क्रॉस बी, यानी एरिया और बी का जो एंगल है वो थीटा या तो जीरो हो जाए या 180 हो जाए, तो टॉर्क अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको पूछा है कि ये सिचुएशन आने के लिए लूप को कितने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा। अब देखो ये थीटा एंगल आपको एरिया के नॉर्मल के साथ नहीं दिया है, ये थीटा एंगल आपको प्लेन के साथ दिया है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं वो सिचुएशन ड्रॉ कर रही हूँ जब थीटा एंगल जीरो आ जाएगा, तो मुझे क्या करना है, बिल्कुल मतलब ये प्लेन ऐसे हो जाएगा, देखो ये स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर दिया है, और अभी सिचुएशन में इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर आ रहा है, तो अब इन दोनों सिचुएशन में दोनों सेम हो गए, और थीटा कितना आ गया, जीरो। मतलब इस जो प्लेन आपको इससे टेढ़ा सा दे रखा है, इसको रोटेट करके और आपको किधर लाना है, आपको इस सिचुएशन में एग्जैक्ट। अब ये रोटेशन, क्योंकि जो थीटा एंगल है देखो वो 90 प्लस थीटा होगा या माइनस थीटा होगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज। तो आप क्या करें, ए बी जो साइड है, सिर्फ इस ए बी साइड पे फोर्स निकाल के देख लो एक बार, ये ए और बी आपको ये साइड दे रखी है,
तो इसमें करंट आई है, इसका मतलब डीएल वेक्टर की डायरेक्शन यही होगी और मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे दिया है। तो एक बार जल्दी से डीएल को बी के साइड में मोड़ो। डीएल को बी के साइड में मोड़ोगे, थंब आपका स्क्रीन के अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये साइड स्क्रीन के अंदर जाएगी और सीडी वाली स्क्रीन के बाहर आएगी। और अगर ये अंदर जा रही है, सीडी बाहर आ रहा है, तो जो रोटेशन है वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब आपको इसका मतलब है कि इस लूप को घुमा के क्लॉकवाइज करके और ऐसी सिचुएशन में लाना है। ठीक है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाओगे, नहीं तो आपका एंगल अलग आएगा, आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कि आप ए बी लेंथ को पकड़ो, ठीक है, और इसको आपको पकड़ के और किसके पैरेलल लाना है। अब आपको देख लो, फिलहाल आपका ए बी इस तरह से है, तो सबसे पहले थीटा से घुमाओगे। सब ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में जब थीटा से घुमाओगे तो आपका ये जो बीसी लेंथ है, बीसी को फोकस कर लो, चलो बीसी को फोकस कर लो। फिलहाल सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और ये एंगल थीटा बन रहा है। तो सबसे पहले बी को पकड़ के लेके जाओ थीटा एंगल पे। जब थीटा एंगल करोगे तो ये जो बीसी लेंथ है वो इस लाइन पे आ जाएगी, लेकिन जब इस लाइन पे आएगी तो लूप ऐसा दिखेगा। लूप बिल्कुल स्क्रीन के प्लेन में आ चुका है। थीटा एंगल से रोटेट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपका लूप बिल्कुल स्क्रीन के प्लेन में आ चुका है। अब स्क्रीन के परपेंडिकुलर लाने के लिए आपको एग्जैक्ट 90 से और रोटेट करना पड़ेगा। तो टोटल आपका एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तब जाके आपका टॉर्क 0 होगा, राइट। क्योंकि देखो, पहले तो आप स्क्रीन के प्लेन में लाने के लिए आपको थीटा लगाना पड़ेगा, फिर स्क्रीन के परपेंडिकुलर लगाने के लिए और 90 पे जाना पड़ेगा, तब ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, फिगर शोज अ स्क्वायर करंट कैरिंग लूप एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड करंट 10 एम्पियर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, लूप का प्लेन आपके पास। अब यहां पर भी देखिए, इस लूप का जो प्लेन है वो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया है हमें, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्यों दिया हुआ होगा, हमें तो मैग्नेटिक मोमेंट ही पूछा है। सो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा होता है करंट इनटू एरिया, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्शन पूछी है, प्रॉब्लम डायरेक्शन के साथ है, वरना करंट तो दिया है 10 एम्पियर और एरिया भी यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। सो ये हमें एरिया वेक्टर निकालना है, कुल मिला के हमें इसका एरिया वेक्टर निकालना है। अब ये देखो, ये 30 एंगल दिया है आपको, है ना, और इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ये बिल्कुल देखना स्क्रीन के उधर की तरफ, है ना, ये इधर ऐसे जाएगा इसका एरिया वेक्टर। इस प्लेन के बिल्कुल मैंने 90 एंगल पे ड्रॉ किया है, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर उधर एरिया ले गए। तो सबसे पहले बताओ कि ये जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि इसका प्लेन के साथ एंगल कितना बन रहा है, 30। आप खुद देखो, अगर ये 30 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास ये लाइन इस तरह से बन रही है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास इस तरह से, ये एडी एंगल जो है ये 30 पे बन रहा है और एरिया वेक्टर आपको इधर लेना है एंड दिस इज 60। अच्छा, ये वाई और एक्स प्लेन में नहीं बनेगा, क्योंकि आप इमेजिन करो एक बार, आपके पास एक्स वाई जो है वो स्क्रीन के प्लेन में है, लेकिन क्या ये जो आपका एरिया है वो स्क्रीन के प्लेन में है, नहीं, ये एरिया आपका स्क्रीन से बाहर आ चुका है, स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर आ चुका है। इसलिए इसका जो एरिया वेक्टर है, आई होप आप ये विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि बिकॉज ये इधर जेड डायरेक्शन है और इधर एक्स है और एरिया वेक्टर आपका जेड के पीछे जा रहा है, यानी कि जो एरिया है वो कौन से प्लेन में बनेगा, एक्स जेड प्लेन में बनेगा, पीछे की तरफ। तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक z डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। सो ये एरिया वेक्टर है, ये x कंपोनेंट है, राइट। अगर आप दूसरी डायरेक्शन, मतलब दूसरा प्लेन अगर आप ले रहे हैं, ये x है आपका और ये z है, और मान लीजिए कोई भी वेक्टर अगर आप ले रहे हैं, ये पीछे की तरफ z जाएगा ना, और इधर आपका ये एरिया वेक्टर आ रहा है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है। तो अगर यहाँ पर x एंगल है, ये cos 60 कंपोनेंट होगा, तो बचा हुआ z कौन सा होगा, साइन 60 में जाएगा। और बिकॉज एरिया वेक्टर आपका पीछे की तरफ जा रहा है, तो ध्यान रखना ये माइनस के कैप डायरेक्शन में होगा और ये आई कैप डायरेक्शन में होगा। सो इसका मतलब जो एरिया वेक्टर है वो हमारा कितना हो जाएगा, cos 60 आई कैप। cos 60 कितना होता है हमारा 1/2, सो 1/2 आई कैप प्लस, और ये कितना है साइन 60 जो कि होता है √3/2 माइनस के कैप, ये आपका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एरिया वेक्टर ये है, बाकी करंट की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है, और साइड भी आपको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा, और साथ में एन के पाएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपने एरिया का ये ले लिया है। सो सॉल्व करके, यू वांट मी टू डू इट, देन आई कैन जस्ट नोट डाउन। सो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा हो जाएगा 10 × 10⁻²,
ये हमारा हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴। ये करंट के लिए लिया है मैंने, ठीक है। ये एरिया के लिए 10/10 का है और ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। और ये साथ में आ जाएगा I⁻² माइनस √3/2 k कैप। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यू विल गेट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, I-2 तो मैंने बाहर ले लिया है तो I-√3 कैप आ रहा है, ये ऑप्शन ए आ रहा है। I⁻² माइनस √3, जो नीचे का 2 है वो यहाँ ले लिया था, तो ये ए कैप हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये देखिए एक डिस्क आपको दिया है, ओके, पॉजिटिव चार्ज है Q, रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B अबाउट द एक्सिस सच दैट एंगल मेड बाय एक्सिस विद मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। जाहिर सी बात है कि अगर इसका एक्सिस है, अगर ये ऐसे रखी हुई है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आ रहा होगा, है ना, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आ रहा होगा। तो थीटा जो एंगल है वही ए और बी के बीच में भी है। तो हमें टॉर्क पूछा है, टॉर्क हम जानते हैं होता है म्यू क्रॉस बी। म्यू आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है और मैग्नेटिक मोमेंट एरिया की डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब म्यू क्रॉस बी को हम सिंपली म्यू बी साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा वो म्यू और बी के बीच में ही बनेगा, क्योंकि म्यू जो है वो एरिया की डायरेक्शन में होता है और एरिया और बी के बीच का एंगल हमें थीटा दिया है, सिंपली म्यू बी साइन थीटा करना है। मैग्नेटिक मोमेंट डिस्क का अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, आप देख लीजिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट हमने डिस्क का सबसे पहले कैलकुलेट किया था, वहीं से मैं लिख रही हूँ सिग्मा ओमेगा पाई r⁴/4। ये मैग्नेटिक मोमेंट हमने अभी डिराइव किया था, साथ में आ रहा है बी साइन थीटा। तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें सिग्मा नहीं दिया है। अब एक्चुअल में हमें इस पे चार्ज दिया है Q, राइट, और इसकी रेडियस दी हुई है R, मैंने कैपिटल R ले लिया। तो सिग्मा जो है आपका टोटल चार्ज अपॉन एरिया होता है, सिग्मा आपका होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो हमारे पास Q कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, राइट। हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर सिग्मा रख दो, सिग्मा कितना हो जाएगा Q/A। Q हमें टोटल चार्ज दिया है Q, और एरिया कितना आ जाएगा πr²। ये मैंने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ आ जाएगा ओमेगा पाई r⁴/4 b साइन थीटा। एंड ये देख सकते हैं आप क्या आ रहा है, हमारा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r⁴ कैंसिल हो जाएगा। सो Q आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, r² आ रहा है, b साइन थीटा आ रहा है अपॉन 4, d हो रहा है हमारा आंसर। लेकिन ये b और d में से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज निकालना है, तो टॉर्क की जो हमसे वैल्यू पूछी गई है वो देख लीजिए आप। सो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरफ जा रही है, ओके, और इसका जो ओमेगा है, इसका जो रोटेशन है वो हमारे पास इस तरह से दिया है, डायरेक्शन देखिए एक बार। तो यहाँ पे एरिया दिख रहा है, बी दिख रहा है, फटाफट एरिया को बी की साइड में मोड़ के देखिए, आपका थंब अंदर की तरफ जाएगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज आ गई है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे एम्पियर फोर्स के एंड टॉर्क के। थैंक यू सो मच एवरीवन।